अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिसे भारतीय राजनीति में हर कोई सम्मान से याद करता है। एक कवि, एक शानदार वक्ता और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 24 अलग अलग पार्टियों की गठबंधन सरकार को कामयाबी से चलाया। जब भी हम वाजपेयी जी को याद करते हैं तो एक उदार, सबको साथ लेकर चलने वाला छवि हमारे जहन में उभरती है। एक ऐसी शख्सियत जिनकी इज्जत उनके विरोधी भी करते थे। उनका नाम पोखरान का परमाणु परीक्षण, कारगिल की जीत और स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि इसी सर्वप्रिय नेता ने बंगाल की राजनीति में एक ऐसी चूक कर दी जिसने वहां भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को दशकों पीछे धकेल दिया। एक ऐसा फैसला जो उस वक्त तो फायदेमंद लगा, लेकिन जिसने लंबे समय में बीजेपी की जड़ों को बंगाल में उतना गहरा होने ही नहीं दिया जितना उनकी क्षमता थी। आज हम उसकी एक नाजुक पल को और एक बेहद पेचीदा रिश्ते की कहानी में चलेंगे जिसे कई लोग वाजपेयी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूलों में से एक मानते हैं। 80 और 90 के दशक का पश्चिम बंगाल राजनीति का एक ऐसा अभेद किला था जिस पर दशकों से वामपंथियों का लाल झंडा लहरा रहा था। ज्योति बसु के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट की सरकार इतनी मजबूत थी कि उसे हिला पाना किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए एक सपने जैसा था। कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही थी और एक मजबूत विपक्ष की जगह लगभग खाली पड़ी थी। इसी दौर में 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और उसके पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी, लेकिन बंगाल की धरती पर कमल खिलाना एक टेढ़ी खीर थी। 1984 के लोकसभा चुनावों में जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर थी, बीजेपी पूरे देश में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। बंगाल में तो खाता खुलना भी दूर की बात थी। पार्टी का वोट शेयर ना के बराबर था। वाजपेयी जानते थे कि बंगाल जैसे वैचारिक रूप से मजबूत राज्य में जगह बनाने के लिए सिर्फ संगठन काफी नहीं है, एक स्थानीय और लोकप्रिय चेहरे की भी जरूरत पड़ेगी। पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन जैसे मुद्दे के सहारे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की, जिससे 1991 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर अप्रत्याशित रूप से 11% के आसपास पहुंच गया। हालांकि उन्हें कोई सीट नहीं मिली। यह इस बात का साफ संकेत था कि बंगाल की राजनीतिक एक बदलाव के लिए तरस रही थी। बीजेपी के लिए एक मौका बन रहा था, लेकिन इस मौके को भुनाने का रास्ता सीधा नहीं था। पार्टी एक साथी की तलाश में थी जो लेफ्ट के इस लाल किले में सेंध लगा सके, और यही तलाश उन्हें एक ऐसी नेता के पास ले गई जो खुद भी अपने राजनीतिक जीवन के एक अहम मोड़ पर खड़ी थी। वो नाम था ममता बनर्जी, कांग्रेस की एक तेज तरार और सड़क पर संघर्ष करने वाली नेता जो अपनी ही पार्टी की बंगाल इकाई से नाराज चल रही थी। उन्हें लगता था कि कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ उतनी आक्रामकता से नहीं लड़ रही जितनी जरूरत है। इसी मतभेद के चलते 1998 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी के पास ऊर्जा थी, संघर्ष का जज्बा था और जनता से जुड़ने का हुनर था, लेकिन एक नई पार्टी को चलाने के लिए उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव और संसाधनों की कमी थी। दूसरी तरफ बीजेपी के पास एक राष्ट्रीय ढांचा था, वाजपेयी जैसा सर्वमान्य चेहरा था, लेकिन बंगाल में एक जमीनी और भरोसेमंद साथी की कमी थी। यहीं पर भारतीय राजनीति के 2 अलग अलग ध्रुव एक साथ आ गए। 1998 में गठन के 1 साल के भीतर ही तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से हाथ मिला लिया। यह एक क्लासिक विन विन सिचुएशन की तरह लग रहा था। बीजेपी को बंगाल में एक आक्रामक साथी मिला और ममता बनर्जी को केंद्र में सत्ता का सहारा। 1998 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को फायदा भी हुआ। बीजेपी ने बंगाल के इतिहास में पहली बार दमदम लोकसभा सीट जीती और पार्टी के सांसद तपन सिकंदर बंगाल से चुनकर संसद पहुंचे। 1999 में जब 13 महीने पुराने वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई और दोबारा चुनाव हुए तो यह गठबंधन और भी मजबूत हो गया। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस बार बीजेपी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही और ममता बनर्जी खुद वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बनी। वाजपेयी और ममता बनर्जी के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। ये सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, इसमें एक व्यक्तिगत अपनापन भी था। ममता वाजपेयी को एक पिता की तरह मानती थी। कई मौक़ों पर जब ममता नाराज हुई तो खुद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उन्हें मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मशहूर किस्सा है कि जब ममता बनर्जी किसी बात पर नाराज होकर कोलकाता चली गई
और कैबिनेट की बैठकों में आना बंद कर दिया, तब प्रधानमंत्री वाजपेयी खुद कोलकाता में उनके घर पहुंच गए। उन्होंने ममता की मां के पैर छुए और कहा, आपकी बेटी बहुत शरारती है, बहुत तंग करती है। वाजपेयी के इस अपनेपन ने ममता का गुस्सा तुरंत शांत कर दिया। ये घटनाएं दिखाती है कि वाजपेयी ममता बनर्जी को सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि एक अहम नेता के तौर पर देखते थे और उन्हें एनडीए में बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लेकिन शायद यहीं पर वो बीज बोए जा रहे थे, जिसे आगे चलकर वाजपेयी की बंगाल भूल कहा जाने वाला था। तो आखिर वो कौन सी भूल थी? विश्लेषकों के अनुसार भूल ममता बनर्जी से गठबंधन करना नहीं था। उस समय के हालात में यह समझदारी भरा राजनीतिक कदम लग रहा था। भूल उस गठबंधन के स्वभाव और उसके दूरगामी परिणामों का सही अंदाजा न लगा पाना था। इसे समझने के लिए हमें एक सवाल पूछना होगा, बंगाल में बीजेपी का लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य सिर्फ लेफ्ट को हटाना था या लेफ्ट को हटाकर खुद सत्ता में आना था? अगर लक्ष्य सिर्फ लेफ्ट को हटाना था तो यह रणनीति कुछ हद तक कामयाब रही, क्योंकि इसी गठबंधन ने उस नींव को तैयार किया जिस पर चलकर ममता बनर्जी ने 2011 में 34 साल पुराने लेफ्ट शासन का अंत किया। लेकिन अगर लक्ष्य बंगाल में बीजेपी को मुख्य राजनीतिक ताकत बनाना था तो कई विश्लेषक इसे एक ऐतिहासिक भूल मानते हैं। यहां समझने वाली बात यह है, या कहा जा सकता है कि बीजेपी अनजाने में वो सीढ़ी बन गई जिसका इस्तेमाल कर ममता बनर्जी अपनी मंजिल तक पहुंच गई। बीजेपी ने बंगाल की राजनीति में जो भी थोड़ी बहुत खाली जगह बनाई थी उसे भरने का मौका खुद लेने बजाय उन्होंने वो पूरा स्पेस अपनी सहयोगी तृणमूल कांग्रेस को सौंप दिया। वाजपेयी का ममता को जरूरत से ज्यादा महत्व देना, उनकी हर नाराजगी को दूर करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर कोशिश करना और उन्हें बंगाल में एनडीए का मुख्य चेहरा बनने रहने देना, इन सब ने तृणमूल कांग्रेस को उस एंटी लेफ्ट वोट बैंक का इकलौता दावेदार बना दिया जिस पर बीजेपी भी अपना हक जता सकती थी। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद बंगाल में एक जूनियर पार्टनर की भूमिका में सिमट कर रह गई। पार्टी का संगठन जो 1991 के बाद धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसे आज़ाद तौर पर फलने फूलने का मौका ही नहीं मिला। हर चुनाव में सीटों का बंटवारा तृणमूल की शर्तों पर होता था और बीजेपी को कुछ गिनी चुनी सीटों से ही संतोष करना पड़ता था। 2001 में तहलका कांड के बाद ममता बनर्जी एनडीए से बाहर चली गई और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया। हालांकि 2003 में वो फिर से एनडीए में लौट आई और उन्हें कोयला और खान मंत्री बनाया गया। इस आने जाने की राजनीति ने बीजेपी को बंगाल में हमेशा एक दुविधा में रखा। पार्टी कार्यकर्ता इस उलझन में रहते थे कि तृणमूल दोस्त है या दुश्मन। इस अस्थिरता ने बीजेपी को जमीनी स्तर पर कभी भी अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत पहचान बनाने नहीं दी। कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक दावा करते हैं कि वाजपेयी के परोक्ष सहयोगी के बिना शायद तृणमूल कांग्रेस का खड़ा हो पाना भी इतना आसान नहीं था। इसका मतलब है कि बीजेपी ने न केवल एक क्षेत्रीय ताकत को अपनी बराबर खड़ा किया बल्कि उसके जन्म और विकास में भी मदद की। उन्होंने एक पौधे को पानी दिया ये उम्मीद करते हुए कि उसकी छांव में वो भी बढ़ेंगे, लेकिन वो पौधा इतना बड़ा पेड़ बन गया कि उसकी छांव में कोई और पनप ही नहीं सका। इस रणनीतिक चूक का असर शायद तुरंत उतना साफ ना हुआ हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बीजेपी के लिए अच्छे साबित नहीं हुए। 2004 के लोकसभा चुनाव इसके पहले संकेत थे। इंडिया शाइनिंग के नारे के बावजूद वाजपेयी सरकार केंद्र में चुनाव हार गई। बंगाल में बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरकर 8% पे आ गया और वो अपनी जीती हुई दोनों सीटें हार गई। उनकी सहयोगी ममता बनर्जी भी सिर्फ अपनी एक सीट ही जीत पाई। ये साफ हो गया था कि गठबंधन की नाव अब डगमगा रही है और बीजेपी की अपनी जमीन खिसक चुकी है। इसके बाद लगभग एक दशक तक बीजेपी बंगाल की राजनीति के हाशिए पर चली गई। 2006 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल के साथ गठबंधन में बीजेपी का वोट शेयर 2% से भी कम रह गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को दार्जिलिंग की एक सीट गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थन से मिली, लेकिन पूरे राज्य में उसका वोट शेयर सिर्फ 6% के आसपास रह गया था। इस बीच ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल में लेफ्ट के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय विकल्प के तौर पर स्थापित कर लिया था। उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया और 2011 में उन्होंने इतिहास रचते हुए 34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका। तृणमूल कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और बीजेपी कहाँ थी? वो इस तस्वीर में कहीं नहीं थी। वो उस जश्न में भी शामिल नहीं थी जिसकी तैयारी में उसने कभी मदद की थी।
जिस एंटी लेफ्ट स्पेस को बनाने में बीजेपी ने अपनी ऊर्जा और संसाधन लगाए थे, उस पर अब पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस का कब्जा था। बीजेपी के लिए अब चुनौती दोगुनी हो गई थी। पहले उन्हें सिर्फ लेफ्ट से लड़ना था, अब उन्हें अपनी ही बनाई हुई एक ताकतवर क्षेत्रीय पार्टी से मुकाबला करना था, जिसकी जड़ें बंगाल की जमीन में कहीं ज्यादा गहरी थी। ये एक क्लासिक राजनीतिक कहानी है, जहां एक राष्ट्रीय पार्टी एक क्षेत्रीय नेता को बढ़ावा देती है और अंत में उसी के द्वारा हाशिए पर धकेल दी जाती है। वाजपेयी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता थी, लेकिन बंगाल के मामले में यही ताकत एक रणनीतिक कमजोरी बन गई। उन्होंने गठबंधन धर्म निभाने पर इतना ध्यान दिया कि वे अपनी पार्टी के स्वतंत्र विस्तार की संभावनाओं को ही नजरअंदाज कर गए। ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राजनीति में छोटे फायदे के लिए लंबे समय के लक्ष्यों की बलि दी जा सकती है? क्या वाजपेयी ने ममता बनर्जी की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था, या ये गठबंधन की राजनीति एक मजबूरी थी? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको भारतीय राजनीति के ऐसे ही गहरे विश्लेषण पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि एक वाजपेयी जैसे अनुभवी राजनेता ने जानबूझकर ये भूल की? शायद नहीं। इसे समझने के लिए हमें वाजपेयी की राजनीतिक शैली को देखना होगा। वे टकराव के बजाय बातचीत और सहमति में विश्वास रखते थे। 90 के दशक के अंत में बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर थी और उसे एनडीए जैसे गठबंधन को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता था। जयललिता द्वारा एक वोट से सरकार गिराए जाने का अनुभव उनके सामने था। ऐसे में ममता बनर्जी जैसे एक मुखर और लोकप्रिय सहयोगी को नाराज करने का जोखिम वो नहीं उठा सकते थे। एक किस्सा है कि जब 1999 में वाजपेयी की सरकार गिरी तो एनडीए के भीतर कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि वाजपेयी की जगह किसी और के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए। लेकिन कहा जाता है कि ममता बनर्जी और कुछ अन्य सहयोगी ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, वाजपेयी के बिना कोई एनडीए नहीं। ये घटना वाजपेयी के प्रति ममता के व्यक्तिगत सम्मान और गठबंधन में उनके महत्व को दर्शाती है। वाजपेयी शायद इसी वफादारी की कीमत चुका रहे थे। शायद वाजपेयी ने सोचा होगा कि एक बार लेफ्ट की सत्ता खत्म हो जाने के बाद बीजेपी को अपनी विचारधारा और राष्ट्रीय अपील के दम पर बंगाल में विस्तार करने का मौका मिलेगा। उन्होंने शायद ये उम्मीद की होगी कि तृणमूल कांग्रेस, जिसकी कोई बहुत स्पष्ट विचारधारा नहीं थी, लंबे समय तक एक प्रभावी विकल्प नहीं बन पाएगी। लेकिन वे बंगाल की क्षेत्रीय पहचान की राजनीति और ममता बनर्जी की करिश्माई नेतृत्व की ताकत का सही अंदाजा लगाने में चूक गए। उन्होंने शायद ये नहीं सोचा था कि जिसे वो एक अस्थायी सहयोगी मान रहे हैं, वो बंगाल की राजनीति का अस्थायी केंद्र बन जाएगी। अंत में जब हम अटल बिहारी वाजपेयी के विशाल राजनीतिक करियर को देखते हैं तो बंगाल का यह अध्याय एक बहुत ही जटिल और विरोधाभासी तस्वीर पेश करता है। एक तरफ उन्होंने बीजेपी को बंगाल में पहली चुनावी सफलता दिलाई और एक ऐसे राज्य में पार्टी का खाता खोला जहां यह सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने एक मजबूत क्षेत्रीय नेता को बढ़ावा देकर दशकों पुराने लेफ्ट के किले को ढहाने में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि उनकी इसी रणनीति ने बीजेपी को बंगाल में एक दशक के लिए राजनीतिक वनवास में भेज दिया। उन्होंने जिस ताकत को खड़ा होने में मदद की, उसी ने बीजेपी का रास्ता रोक दिया। ये एक ऐसी राजनीतिक भूल थी जो शायद अच्छे इरादों से पैदा हुई थी। ये गठबंधन की मजबूरियां और एक नेता की सबको साथ लेकर चलने की शैली का नतीजा थी। आज जब बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है तो उसी जमीन पर अपनी पकड़ बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसे लगभग 2 दशक पहले उसने खुद ही अपनी एक सहयोगी को सौंपा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि राजनीतिक सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं है, यह भविष्य के लिए जमीन तैयार करने की एक लंबी और धैर्य भरी प्रक्रिया भी है। और इस प्रक्रिया में कभी कभी सबसे माहिर नाविक भी लहरों का रुख पहचानने में भूल जाते हैं। धन्यवाद।